क्या बिहार की राजनीति में गेम बदल गया है? जिस प्रशांत किशोर को लोग सिर्फ चुनावी रणनीतिकार समझते थे, अब वही चुनाव जीतकर बड़े बड़े दलों को चुनौती दे रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक चुनाव की जीत है या 2030 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जीत के पीछे का पूरा गणित क्या है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर्स को और राजनीति को अगर डिटेल से एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बांकीपुर विधानसभा चुनाव इतना हॉट सीट कैसे बना, जबकि विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ 3 राज्यों में हुआ था, अलग अलग 3 सीटों पे, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में। लेकिन आखिर बांकीपुर सीट इतना हॉट सीट कैसे बना? इस सीट को बीजेपी एवं प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर कैसे हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव क्यों हुआ? तो वहाँ पे नितिन नवीन जो अभी वर्तमान में बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो वहाँ के विधानसभा सीट पे काबिज थे। 30 साल से उन सीट पे उनका कब्जा था और वहाँ से बार बार विधानसभा का चुनाव लड़के प्रतिनिधि किया। उसके बाद इनको जब बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया तो उसके बाद इन्होंने राज्यसभा से संसद में चले गए और वहाँ की सीट खाली कर दी। उसके बाद वहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे उपचुनाव कराने की अनाउंसमेंट की, जो 2 जुलाई को उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे 30 जुलाई को इलेक्शन होगा और 3 अगस्त को इनका रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नितिन नवीन कौन है, जो वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष बने हैं। उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से समझ लेते हैं। उनकी बिहार में जो राजनीति में प्रवेश हुई वो 2006 में हुई, जब उनके पिताजी का निधन हुआ तो उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उसके बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने 2010 में, 2015, 2020 और 2025 में भी लगातार 5 बार वहाँ से विधायक चुने गए। 2026 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो वो उन्होंने सीट खाली कर दिया और 2026 में बिहार से राज्यसभा में निर्वाचित हुए। अगर इनका पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो सबसे प्रथम ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य थे। उसका भाजपा में संगठनात्मक दायित्व को संभाला। दिसंबर 2025 में भाजपा के अध्यक्ष बने और उसका दिसंबर 2026 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इस समय 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, जबकि 2026 में इन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद इन्होंने राज्यसभा का सीट संभाला। अगर बिहार में अगर देखा जाए तो इन्होंने सड़क मंत्री का भी कार्य संभाला, बिहार विकास एवं आवास मंत्री बने, विधि एवं लॉ मंत्री भी बने। इनका अगर एक नज़र अगर इनके जीवन करियर पे देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 मई 1980 में। पहली जीत 2006 में जब इनके पिताजी गुजर गए थे तब उन्होंने बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था। अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि 3 सीटों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 सीटों पर उपचुनाव की बात करी थी, अनाउंस किया था। 3 सीट कौन कौन से थे? एक बांकीपुर बिहार, एक दतिया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और मांझनपुर गुजरात में पड़ता है। और उन्होंने बोला कि 30 जुलाई पे यहाँ पे इलेक्शन होगी, उसकी वोटिंग होगी, उसके बाद 3 अगस्त को इनका रिजल्ट आएगा। और जो बांकीपुर सीट था वहाँ से बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन का सीट था। आखिर बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने चुनौती क्यों? तो बांकीपुर में सीट में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 2025 के इलेक्शन में जब प्रशांत किशोर ने 238 सीटों में से 236 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने जमानत जब्त करवा ली थी। लास्ट समय में जब प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने के लिए राघोपुर से तैयार हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो पीछे हट गए थे। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक जन स्वराज के कार्यकर्ता का मनोबल नीचे होते जा रहा था। तो इसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने और उनके जो जन स्वराज के कोर कमेटी है उन्होंने यह निर्णय लिया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव सीट पे चुनाव लड़ेंगे।
उसकी शो टू फाइट इलेक्शन फाइनली जन स्वराज कैंडिडेट फॉर जुलाई 30 बाई पोल इन बिहार बीजे फोर्टिस बांकीपुर। उसके बाद जब बांकीपुर के उपचुनाव की घोषणा हो गई तो उनके कोर कमेटी ने ये बताया कि प्रशांत किशोर स्वयं वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2025 में अगर बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ तो जन स्वराज का परफॉर्मेंस क्या था। अगर वोट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आरजे की 23%, बीजेपी को 20%, जेडीयू को 90% और जन स्वराज को देखा जाए तो 3.34% ही टोटल वैलिड वोट का मिला था, न कि और जबकि एक भी सीट नहीं मिला था। 234 सीट पे इन्होंने जमानत जब्त करवा लिए थे। अब सबसे बड़ी बात थी कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों लड़ना चाहते थे बांकीपुर से। जब प्रशांत किशोर नॉमिनेशन किया तो इनके सामने बीजेपी का नीरज कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की ओर से खड़ा हुए थे। सबसे बड़ी बात थी कि बांकीपुर उप बाईपोल व्हाई मैटर्स। सबसे बड़ी बात थी कि ये सम्राट चौधरी का सीएम बनने के बाद ये पहला परीक्षा था। दूसरा, जो बांकीपुर सीट था 1995 से वहाँ पे नितिन नवीन हमेशा जीत रहे थे। दूसरा कि नितिन नवीन का भी एक चैलेंज था कि जिस सीट को वो खाली करके गए थे उस सीट को वो फिर से बीजेपी को दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और दूसरी की बात ये थी कि जब से प्रशांत किशोर राजनीतिक करियर शुरू किए थे तब से एक ही इंसान पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रखे थे, वो है सम्राट चौधरी। उसका मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहाँ बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग, और उस निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इस देश का तंत्र कहाँ है? जब प्रचार शुरू हो गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बांकीपुर विधानसभा का अगर जातीय समीकरण समझ ले, क्योंकि मोस्टली बिहार हो चाहे नॉर्थ बिहार हो, नॉर्थ इंडिया हो, इसमें जात के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह मोस्टली जातीय समीकरण के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है, और खासकर बिहार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार का जातीय समीकरण क्या है। अगर कायस्थ की बात और यादव 25% है, मुस्लिम और यदुवंशी 20% है, वैश्य 5%, दलित 5%, भूमियार 5%, राजपूत 5%, ब्राह्मण 5%, कुर्मी 5% और कुशवाहा 5%। कुल मतदाता की बात करें तो 3.8 लाख कुल मतदाता थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरजेडी है उनका एमवाई समीकरण चलता था, मुस्लिम और यादव, वहाँ भी ये फेल नजर आया। जबकि ऐसा लग रहा था कि 2025 के उपचुनाव में 2025 के चुनाव में यहाँ से सेकेंड स्थान पे आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता थी। तो चलिए अब आप आगे देखते हैं। अब हम एक बार प्रशांत किशोर की राजनीतिक करियर पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें उपचुनाव को और डिटेल से समझने में सहायता करेगा। तो सबसे पहले इनका राजनीतिक करियर शुरू करते हैं। तो इनका 2006 में इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया था और एपीजे अब्दुल कलाम के राजनीतिक अभियान किए थे। उसके बाद 2011 में इन्हें पहचान और सफलता मिला जब लोक आंदोलन अन्ना हजारे दिल्ली में कर रहे थे, तो उस समय भी ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 2014 में जब भाजपा अन्ना हजारे के दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था, उसके बाद भाजपा ने एक जोर शोर से चुनाव लड़ा था जिसमें पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को बनाया था।
उस समय इन्होंने बीजेपी को चुनाव अभियान समिति के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद 2015 और 16 में बिहार के रणनीतिकार रहे और उस समय जेडीयू भारी बहुमत से बिहार में जीता था। उसके बाद 2017 में इन्होंने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआर, कांग्रेस, आप सहित कई दलों की रणनीति बनाए और सब मोस्टली राज्यों में जिस पार्टी का इन्होंने समर्थन किया वो सब जीते। 2020 में कोविड काल और बिहार बदलाव यात्रा शुरू की। 2021 में इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को जन सुराज नामक संगठन का स्थापना किया और उद्देश्य रखा अच्छे राजनीति और सुशासन के लिए जन आंदोलन। 2022 में जब जन सुराज का विस्तार हुआ तो 2 अक्टूबर 2022 को जन सुराज को औपचारिक रूप से एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया और बिहार के सभी जिलों में पद यात्रा करने का इन्होंने शुरू किया और जन संवाद हर गांव में, हर जिला में जाना शुरू किया और जन संवाद शुरू किया। 2024 और 25 में इन्होंने जोर शोर से किया और 2025 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव सक्रिय रूप से लड़ा। सारे के सारे सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा जबकि कोई भी सीट जीत नहीं पाए और कुल 3.3% ही वोट प्राप्त कर सके और 238 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट ने इनका जमानत जब्त करा लिया। अगर इनका करियर देखा जाए तो इन्होंने इससे पहले राजनीति से आने से पहले एक आईपैक के संस्थापक थे जो चुनावी प्रबंधन व्यवस्थित और डेटा आधारित बनाता था, जिसके कारण इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को सहायता करते थे चुनाव जीतने में। अगर मुख्य अभियान देखा जाए तो क्या क्या है। भाजपा 2024 में, जेडीयू 2015 विधानसभा में, कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव अभियान। इन्होंने सबसे ज़्यादा यूपी में अभियान चलाया था लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण आईपैक और कांग्रेस में झगड़ा हो गया जिसके बाद उन्होंने अलग हो गए। टीएमसी सबसे इम्पोर्टेंट इनका था 2016 में टीएमसी में, जिस समय इन्होंने एक दावा किया था कि बीजेपी के 100 से नीचे ही सीट आएगा, वही हुआ। और आप 2022 में गुजरात चुनाव के राजनीतिकार रहे, दिल्ली में रहे। उसके बाद जब इनको केजरीवाल ने चुनौती दिया कि हिम्मत है तो पंजाब आके दिखाओ, तो उस समय इन्होंने कांग्रेस के तरफ से रणनीतिकार बन के गए थे और वहाँ पे इन्होंने कांग्रेस को पटखनी दी, वहाँ पे उन्होंने आपको पटखनी दी। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस 2019 में आंध्र चुनाव के रणनीतिकार रहे और अन्य संगठन का भी इन्होंने सपोर्ट किया। अब यहाँ तक देखने के बाद अगर बांकीपुर उपचुनाव सीट का अगर जीतने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन अगर देखा जाए तो वो है इनका बिहार में 3500 किलोमीटर का पद यात्रा, इन्होंने गांधी आश्रम चंपारण, बितरवा गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से शुरू किया था, जो 38 जिला को कवर किया था, जो बिहार में टोटल जिला को कवर किया था। और इन्होंने गांव-गांव में छोटे छोटे लोगों से संवाद करना शुरू किया। मन की बात नहीं करते थे, सामने वाले का बात सुनते थे और वहाँ पे इन्होंने बिहार को सुधारने का कोशिश किया। उनका एक वीडियो दिखाता हूँ, वो सीधा बोले थे कि हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हमें लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। 1-2 नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना। प्रचार जोर शोर से शुरू हो गया। उसी बीच में क्या होता है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उन्होंने अपना फैमिली रीजन के कारण सीट से पीछे हट गए और सेम डे में एक और कैंडिडेट को उतारा गया, जिसके कारण प्रशांत किशोर ने बोला कि अब लोगों को बीजेपी का विकल्प मिल गया है। अब लोगों को ये नहीं देखना है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे आरजेडी से डर के। अब बीजेपी का एक विकल्प जन सुराज भी है। उसके बाद 30 जुलाई को वोटिंग होती है
और वोटिंग में सबसे बड़ी खास चीज़ ये होती है कि इस बार का जो वोटिंग ट्रेंड है वो एक अजीब सा, मैंने फर्स्ट टाइम ये बिहार में देखने को मिला कि जब बांकीपुर में वोटिंग ट्रेंड अगर देखा जाए तो 2010 में 36% हुआ था, उसके बाद 2015 में 40% हुआ था, 2020 में 35% हुआ था, और 2025 में 41% हुआ था, और 2026 में जो अभी चुनाव हुआ उसमें 24% ही हुआ। अगर सबसे ज़्यादा अगर बांकीपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 2025 में हुआ था, जिस समय नितिन नवीन को यहाँ से विधानसभा से भेजा गया था, और सबसे कम वोटिंग अभी तक उपचुनाव 2026 में हुआ था। इसके बाद जब 30 जुलाई को वोटिंग हुआ, उसके बाद जब 3 अगस्त को रिजल्ट आया, तो एक चंद सुराज के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन था, बहुत ही अच्छा दिन, और उनके कार्यकर्ता के लिए बहुत ही एक खुशी का पल था जब बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज ने बीजेपी कैंडिडेट को 19,324 वोटों से हरा दिया। अगर इनका वोट परसेंटेज देखा जाए और कितने वोट से जीते हैं तो वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। प्रशांत किशोर टोटल इनको 64,117 वोट प्राप्त हुए, और टोटल पोस्टल बैलेट कितने थे 34, और टोटल इनका वोट परसेंटेज कितना था 49.2%। और नीरज कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से थे, इनको टोटल वोट मिला 44,794, जो टोटल कुल वैध मतों का 34%। और रेखा कुमारी जो आरजेडी से थे, जो 14,263 वोट लाए, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो 10% है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात आरजेडी के लिए और सबसे चिंता का विषय कि अब शायद ऐसा न हो कि बीजेपी का विकल्प आरजेडी के बजाय अब जनसुराज हो, और ऐसा होता दिख भी रहा है। जिस कदर रेखा गुप्ता को अभी बांकीपुर में नकारा गया, जबकि ये दूसरे स्थान पे थे, उस समय इन्होंने शायद 40,000 के आसपास वोट लाए थे। जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो फर्स्ट पे नितिन नवीन थे और सेकंड पे रेखा कुमारी थी, लेकिन इस बार अपनी सेकंड पोजीशन को छोड़ के थर्ड पोजीशन पे आ गए। अब बांकीपुर में भी जनसुराज को जीतने का मेन पर्पस क्या था? मेन 8 फैक्टर, टोटल तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन मेन अगर 8 फैक्टर को देखा जाए जो बांकीपुर में प्रशांत किशोर को जीतने का सबसे बड़ा कारण बना, वो है नीतीश कुमार। सबसे पहला है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी पर जनमत संग्रह। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज वर्सेस बीजेपी के कैंडिडेट अब प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज कुमार सिन्हा नहीं थे, बल्कि ये प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी थे, क्योंकि इनका सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव था, और इनमें इनका एक रेफरेंडम बन गया था कि अगर जनता इनको सम्राट चौधरी को अगर स्वीकार करेगी तो इनको वोट देगी, अगर अस्वीकार करेगी तो जनसुराज को वोट देगी। और वही हुआ भी, जनता ने बीजेपी को नकार दिया और जनसुराज को एक्सेप्ट कर लिया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और विकास की कमी। अगर बांकीपुर में देखा जाए तो एजुकेटेड वकील, शिक्षक बहुत सारे लोग हैं, और जो सोच के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंसी के विकास के लिए वोट देते, उन्होंने 30 साल में नितिन नवीन की जो वहाँ पे उन्होंने जो विकास किया था वो सब देख रहे थे कि हाँ अदर स्टेट में कैसे हो रहा है, अदर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो लोगों को लगा था कि इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। उन्होंने हर गांव मोहल्ला में बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, उन्होंने हर गांव मोहल्ला में 10 लोग 5 लोग से मिलते थे, और अपनी जो भी, ऐसा नहीं थे कि लंबी लंबी बात फेंकते थे कि हम बांकीपुर को इंग्लैंड बना देंगे, बेंगलोर बना देंगे, नहीं। एक एमएलए के नाते जो कुछ हो सकता है वो हम 2-3 महीने में बदलाव करके दिखाएंगे। तीसरा, आरजेडी के माई वोट बैंक के टूटने से पीके को मदद मिली। एक बीजेपी को लोगों में एक ये था कि बीजेपी के बाद कौन, विपक्ष में कौन, तो लोग एक मुस्लिम थे, मुस्लिम और यादव का मानना था
कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो उसके बदले में वो आरजेडी को वोट देते थे। और जो मुस्लिम थे उनका एक मानना था कि बीजेपी को हराना है, ये नहीं सोचते कैंडिडेट कैसा है, बीजेपी को हराना है, इसलिए आरजेडी को वोट देते थे। लेकिन अब उन लोगों को लगा कि नहीं, अब आरजेडी के जो विकल्प है वो जनसुराज हो सकता है, और उन्होंने एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण तोड़ा और जनसुराज को उन्होंने वोट दिया, जिसके कारण वहां पे आरजेडी का भी समीकरण खराब हुआ। ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा एक संकट का काल दौर रहा है कि अगर आगे ऐसे चल रहा है तो जिस तरह सेंट्रल स्तर पर कांग्रेस की स्थिति हो गई थी, हो सकता है कि आरजेडी का जिस सिचुएशन है 2025 का जो परफॉर्मेंस है उससे देख के ऐसे लग रहा है कि एक सीट पाके भी, एक सिंबॉलिक सीट पाके भी जनसुराज का जो लहर है वो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बांकीपुर उपचुनाव का चर्चा चल रही। तीसरा, 52 वोट भाजपा से हटकर जनसुराज की ओर चले गए। खुद जो 52 वोट थे, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण जाति से, उच्च जाति से बिलोंग करते, तो जो पहले जो उच्च जाति के लोग थे वो आरजेडी को नहीं देते थे और ये बीजेपी को देते थे, तो उनको एक विकल्प मिला कि हाँ हम दे सकते हैं ना। दूसरा, जो भरत तिवारी का मौत इनकाउंटर हुआ उसको भी लेके सवर्ण जाति बहुत ज़्यादा चिंतित थे और खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने जनसुराज को वोट दिया और उन्होंने जनसुराज ने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। अब आगे, पीके की साफ सुथरी राजनीति बनाम बीजेपी की कथित अहंकार। सबसे पहले ये थी कि पीके की जो अभी राजनीतिक में नया नया कदम रखे, तो उनका जो राजनीतिक करियर है अभी साफ सुथरी है, कोई ऐसा घोटाला या किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। जबकि जो पहले से राजनीति कर रहे सम्राट चौधरी, उन पे बहुत सारे आरोप है, वो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। 2025 के विधानसभा में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना आरोप लगाया, जो भी है वो चलते रहता है। सबसे बड़ी बात थी कि 2025 के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने बीजेपी पे सिर्फ सम्राट चौधरी को ही घेर रखे थे कि हम सिर्फ उसी पे टारगेट करते थे। एक मंगल पांडे था, उन पे इन्होंने टारगेट किया था और उन्होंने पूरा उनके डिटेल कुंडली खंगाल के निकालते थे कि हाँ इन्होंने ये घपला किया था और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उसके बाद कुछ और भी मुख्य बिंदु है जिसके कारण इन्होंने हार का सामना किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जिस समय बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार चल रहा था, उस समय दिल्ली में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नीट एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसका असर बिहार में हो रहा था। और 20 जुलाई को जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और 30 जुलाई को वहाँ पे इलेक्शन होने वाला था, मतदान होने वाला था, तो उसका असर बिहार में भी प्रोटेस्ट किया गया, बिहार बंद भी बुलाया गया। 25 जुलाई को बिहार बंद रखा गया। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी बांकीपुर उपचुनाव में पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 30% के आसपास जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बिलो द 30 है। तो उनको एक जागरूकता है, एजुकेशन के मामले में उनको नॉलेज है। उसके बाद पुलिस द्वारा AK-47 के द्वारा फायरिंग करना, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो भी एक पिक पॉइंट पकड़ा, जिसके कारण वो तुल पकड़ा और जगह जगह पे बाद में सम्राट चौधरी ने उसको सस्पेंड कर दिया। फिर भी उसको उन्होंने अच्छे से एक मुद्दा बनाया। दूसरा, भरत तिवारी का इनकाउंटर बता दी। तीसरा, बीजेपी के अंदर खाने की कला, जो बीजेपी ने अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बदला। अब सम्राट प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को भुनाया कि बीजेपी आपस में ही अंदर ही पार्टी के इंटरनली फ्रैक्शन चल रहा है, जिसके कारण बार बार जो उनका एक उम्मीदवार था पारिवारिक कारण के कारण पीछे हट गए और उसके जगह पर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया गया। तो इसके कारण भी लोगों में एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि सडनली ऐसा क्यों। उसके बाद जेडीयू का कम मतलब, जेडीयू का एक भी दिन प्रचार करने नहीं आए, उसके कारण नीतीश कुमार भी नहीं गए, वीडियो के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया, तो जिसके कारण ये भी हो गया। और दूसरा था कि
जेडीयू जो 2025 से पहले एक बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, 2025 जब सम्राट चौधरी 2026 में जब सीएम बने, उसके बाद जेडीयू एक छोटे भाई की भूमिका में और बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में आ गए। तो इस कारण भी लोग नाराज थे। और चौथा, सम्राट चौधरी निशाने पर थे ही, जगह जगह पे उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि ये चुनाव नाली गली पे नहीं लड़ा गया, ये चुनाव बिहार में इस मुद्दे पे लड़ा गया है कि 2030 में विधानसभा में राज कौन करेगा, विधानसभा का विधि निर्माता कौन बनेगा, इस मुद्दे पे लोगों ने वोट किया है। तो ये साफ साफ बीजेपी को इन्होंने संकेत दे दिया था। बांकीपुर उपचुनाव आरजेडी के लिए खतरे की घंटी क्यों? पीके के एंट्री से तेजस्वी की चुनौती बढ़ सकती है कि जो वोट शेयरिंग परसेंटेज था वहाँ पे भारी गिरावट आया। और उसके बाद जब इस बात पे मीसा भारती ने बोली कि हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जीत उसी की होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जुड़ा रहता है, कार्यकर्ता और समर्थकों का सम्मान करता है, लगातार संवाद बनाए रखता है। आगे इन्होंने बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता का विश्वास का जीत है, साथ ही विजेता उम्मीदवार को मतलब प्रशांत किशोर को उन्होंने बधाई भी दी। क्या तेजस्वी के प्रतिद्वंदी बनेंगे पीके? मात्र एक सीट लाए हैं, लेकिन जो आरजेडी के लोकरी बात है कि जब सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर आमने सामने बैठेंगे, जब मुद्दा उठाएंगे, उस सिचुएशन को एक अलग ही जोन देखने को मिलेगा कि जिस समय प्रशांत किशोर हर एक छोटी छोटी मुद्दे पे और उन पे जो मर्डर का आरोप लगाए हैं वो जब पूछेंगे, उस समय विधानसभा का क्या दृश्य रहता है वो देखने को मिलता है। और मीसा भारती ने साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज है वो बीजेपी का बी टीम है, उसको बीजेपी ने ही जिताया है। जनसुराज को फायदा क्या होगा? जनसुराज जो 2025 के इलेक्शन से 2025 के इलेक्शन में जब वो चुनाव लड़े थे तो उस समय उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए थे एक भी सीट। जनता में जो उनके कार्यकर्ता थे बहुत दुखी थे। उसके बाद उन्होंने फिर बांकीपुर उपचुनाव जीतकर अपने कार्यकर्ता में एक जोश भर दिए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये चुनाव और ये जीत बीजेपी के ताबूत का कील होगा। और आगे हम देखते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज कुमार सिन्हा नहीं थे, बल्कि प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी थे। और कौन सीट पे? जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनके सीट को खाली होने पर उनको हराए, जबकि खुद यहाँ पे 40 स्टार कैंपेनर आए थे बांकीपुर उपचुनाव करने के लिए। और कहीं कहीं रविशंकर प्रसाद को लेके ये भी बोला गया कि उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे बिल्ली कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो वहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दिया कि ऐसा नहीं बोले हैं। तो आगे देखते हैं कि इससे बीजेपी को और कितना बड़ी चुनौती पेश कर पाते हैं, और आरजेडी के लिए भी एक चुनौती रहेगा। जीत के फुटेज है, जीतने के बाद जब ये अपने बांकीपुर सीट पे जब लोगों को अभिवादन स्वीकार कर रहे थे उस समय का कुछ फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वही लोग सबसे ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान है कि इनसे बात करें, इनका इंटरव्यू करें। तो दैट शोज कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी नहीं मरा हूँ, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना, अभी मरा नहीं हूँ, अभी कहानी बाकी है।